क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से 1942 में डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को सामने रखते हैं और इस बाबत उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत ही रह जाती है। लेकिन चूंकि 1945-46 तक के चुनावों में एससीएफ का कोई खास प्रदर्शन नहीं होता, तो इस तरह की धारणा ब्रिटिश हुकूमत के मन में भी पनप जाती है कि अस्पृश्यों का कोई खास दर्जा है नहीं और संविधान सभा के गठन में कोई विशेष अधिकार देने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पीछे के कारणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। किस तरह की चुनाव प्रणाली उस वक्त लागू की जाती है और कौन से उम्मीदवारों को ऐसे क्षेत्रों से खड़ा किया जाता है या ऐसे क्षेत्रों पे सीटें आरक्षित की जाती हैं जहां अस्पृश्यों की तादाद ऑलरेडी बहुत कम होती है। उसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये कि एससीएफ जो है 151 में से 129 यानी कि 129 सीट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उनके पास तंत्र की कमी थी। ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और वहीं हमने मीडिया की भूमिका भी देखी उस वक्त। एक दलित नेता होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर को किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से महज वॉइस ऑफ रॉय की गवर्नमेंट में काम करने के कारण गैर देशभक्त का टैग उनके ऊपर लगा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को रियलाइज होता है कि जात से एक बार फिर उन्हें जमात की तरफ लौटना पड़ेगा। वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर जमात की राजनीति करने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन फोर्सफुली उन्हें जात की तरफ एक बार लौटना पड़ता है। लेकिन वहां से दोबारा वो जमात की तरफ लौटते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि जात की राजनीति करके एससीएफ के जरिए वो अधिकार क्षेत्रों को नहीं पा सकते जो वो अस्पृश्यों के लिए चाहते हैं। तो वहां से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी होता है और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी वे रिवाइव करते हैं। तो यहां तक पिछले एपिसोड में हम जान चुके थे और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि फाइनली 1957 में जो सपना एससीएफ और आरपीआई के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था वो फाइनली पूरा होता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अब तक का रहता है 1957 में। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि इस प्रदर्शन को देखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों के बीच में मौजूद नहीं होते। आज का एपिसोड इन्हीं सब बातों पर फोकस करेगा। तो चलिए मेरे साथ। एससीएफ एक अंतर विरोध में उलझी हुई दिखाई देती है। एक तरफ उग्र व्यक्तिवाद तो दूसरी तरफ निचली जातियों के लिए विशेष प्रावधानों की मांग कैसे की जा सकती थी, जबकि इससे तो खास तबकों के लिए कोटे और कृषि सुधारों का रास्ता खुल सकता था। पार्टी इन दोनों सिरों के बीच कैसे तालमेल बिठाए, इस दुविधा में फंसी हुई थी। ऊपर से बार बार अस्पृश्यों का हवाला देते रहने से क्या पार्टी खुद ब खुद अपनी चुनावी संभावनाओं को सीमित नहीं करती जा रही थी? फुटनोट 49। संभवतः यही कारण है कि एससीएफ के चुनाव घोषणा पत्र में न केवल अस्पृश्य बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों का भी जिक्र किया गया है और आदिवासियों का भी उल्लेख किया गया है। यह संभवतः पहला अवसर था जब आदिवासियों पर इस तरह स्पष्ट रूप से जोर दिया गया था। अंबेडकर को यह लगने लगा था कि उनके राजनीतिक अनिर्णय का समाधान हैसियत समूहों पर केंद्रित एक ऐसी राजनीतिक रणनीति में ढूंढा जा सकता है जो जन्म के आधार पर भेदभाव के शिकार सभी पीड़ितों के हित में आवाज उठा सके। तो कितने बड़े फलक पर डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे। जन्म के आधार पर जिनके साथ भी भेदभाव किया जाता है उन सबको उसमें शामिल किया जाए, और इसमें न केवल अस्पृश्य थे बल्कि पिछड़े वर्ग जिन्हें आज हम ओबीसी के नाम से जानते हैं वो भी थे, और आदिवासी समुदायों को भी इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। इसके अलावा एससीएफ के घोषणा पत्र में पुनर्वितरण के लिहाज से भी गरीबों और अनुसूचित जातियों के प्रति कोई बहुत आकर्षक प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती थी। हालांकि यह सवाल ही सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया था। गरीबी तभी दूर की जा सकती है जब उत्पादन बढ़ाया जाए या आबादी के बेहिसाब इजाफे पर अंकुश लगाया जाए। फुटनोट 50। पूर्वोत्तर यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा उसी का कंटिन्यू। पृष्ठ 39। इस प्रश्न पर घोषणा पत्र में कहा गया था कि एससीएफ देश की जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती दर को एक ऐसी भीषण विकृति मानता है जिसके नियंत्रण के लिए विद इन ब्रैकेट संगठन बेहद सख्त पद्धतियों की हिमायत करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। तो वही कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो है जिसके हम अंश पढ़ रहे हैं।
किसी तरह की भूमि सुधार का कोई जिक्र नहीं किया गया था। उल्टे ये दलील दी गई थी कि भूमिहीन काश्तकारों को मदद देने के लिए सरकार को पहले सिंचाई व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जंगलों की कटाई करनी चाहिए और आधुनिक विज्ञान की मदद से खाली पड़ी जमीन को खेती के लिए तैयार और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से गरीब काश्तकार आकर्षित होते, इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती थी। तो यहाँ फुटनोट 51 है, मैं पढ़ देती हूँ। सेम SCF का मैनिफेस्टो, पेज नंबर 40। फलस्वरूप 1951-52 के चुनावों में भी 1946 के मुकाबले कोई बेहतर नतीजे नहीं आए। SCF को केवल 2.3% वैध मत मिले और लोकसभा में केवल 2 सीटें ही हासिल हुईं। इनमें से एक सीट हैदराबाद में थी और दूसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी, जहां अंबेडकर खुद भी हार गए थे और पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमजोर रहा था। दूसरी तरफ SCF ने पहली बार मद्रास, हैदराबाद और मैसूर, पेस्पू अर्थात पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन तथा हिमाचल प्रदेश के असेंबलियों में अपने प्रतिनिधि जिताने में कामयाबी हासिल की थी। इस चुनावी नाकामयाबी से अंबेडकर ने 3 अहम निष्कर्ष निकाले। पहला, अब ये क्या निष्कर्ष थे इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, इस विफलता से आरक्षित सीट व्यवस्था के प्रति उनका विरोध और दृढ़ हो गया। वे हमेशा से पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहते थे, क्योंकि पहले जब हमने पढ़ा तो प्रेसिडेंसी इलेक्शंस जो हुए थे उसमें जिस तरीके के रिजल्ट्स आए थे अपने ही लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने पर, वो बहुत अच्छे थे। अब वे ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लागू हो सकेगी, मगर ऐसा न होने की सूरत में वे आरक्षित सीटों की व्यवस्था को भी रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह व्यवस्था अस्पृश्यों को दूसरे मतदाताओं से अलग थलग कर देती थी और दूसरे सामाजिक समूहों के वोट हासिल करने के प्रयासों को कुंद करती थी। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने साफ समझ ली थी कि आरक्षित सीटों की व्यवस्था को भी वो अब नहीं चाहते थे। ये आज तक भी चालू है। लिहाजा अगस्त 1955 में SCF की कार्यकारी समिति ने आरक्षित सीटों की व्यवस्था को रद्द करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। फुटनोट 52। J. Duncan levels the communication of programs and sectional strategies in Indian politics, पेज 236। दूसरी बात, अंबेडकर को एहसास हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जहां तक एक तरफ अस्पृश्यों की राजनीतिक चेतना को सींच रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह उन्हें शेष समाज से एक हद तक काटने में भी योगदान देती थी। तो ये बात भी डॉक्टर अंबेडकर ने एनालिसिस किया था कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो अस्पृश्यों को और भी अलग थलग करती जा रही थी। लिहाजा नागपुर में अक्टूबर 1956 में उन्होंने SCF से कहीं ज्यादा व्यापक उद्देश्यों वाली एक नई पार्टी बनाने के पक्ष में दलील दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे समुदायों के नेताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। फुटनोट 53। पूर्वोत्तर, पेज 226.7, यानी कि J. डंकन की बुक। इन चुनावों में उन्होंने तीसरा सबक यह निकाला कि दूसरे सामाजिक एवं राजनीतिक गुटों के साथ साझेदारियों के बिना उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उल्टा सीधा बकते हैं वे जरा सावधान हो जाएं। डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को मानते थे कि कास्ट पॉलिटिक्स अहम है अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन उसमें साठ गांठ भी जरूरी है, जोड़ तोड़ भी करना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ। लिहाजा उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ और बाद में राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के साथ फिर से संवाद शुरू किया। 1954 में उन्होंने भंडारा अर्थात महाराष्ट्र के उपचुनाव में किसी टिकट पर चुनाव लड़ा जिस पर सोशलिस्ट नेता अशोक मेहता चुनाव लड़ रहे थे। इस दोहरे निर्वाचन क्षेत्र में अंबेडकर ने आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और अशोक मेहता ने सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा। तो हालांकि यहां पर नतीजे क्या निकले ये नहीं लिखा हुआ है। इन्हीं चिंताओं से आखिरकार RPI का जन्म हुआ। इसकी औपचारिक स्थापना तो अक्टूबर 1957 में जाकर हुई, मगर अंबेडकर 1956 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कल्पना को एक शक्ल दे चुके थे।
उस समय वे कम्युनिस्ट पार्टी का एक विकल्प तैयार करने की चिंता में परेशान थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अस्पृश्य मतदाता कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ आकर्षित न होने लगे। 1956 में उन्होंने ऐलान किया था, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे अपने लोगों को एक निश्चित राजनीतिक दिशा देनी चाहिए। वे हमेशा गरीब, उत्पीड़ित और वंचित रहे हैं। इसी कारण आज उन्हें एक नई चेतना और नया आक्रोश जन्म ले रहा है। यह स्वाभाविक है, मगर यह भी तो स्वाभाविक है कि इस तरह का समुदाय कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित होने लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग कम्युनिस्टों की तरफ आकर्षित हों। फुटनोट 54। जे गोखले फ्रॉम कंसेशन टू कन्फ्रंटेशन, पेज 216। कम्युनिज्म के प्रति ये दुराव सोवियत ब्लॉक में पैदा हो रहे हालात के बारे में उनकी जानकारी से पुख्ता हुआ है। अंबेडकर का कहना था कि वहां कम्युनिस्टों ने हिंसा के माध्यम से कथित सर्वहारा की तानाशाही स्थापित की है। वे तमाम संपत्तिधारी लोगों के राजनीतिक अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को विधायिका के प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलता, उन्हें राज्य में दोयम दर्जा की प्रजा की हैसियत मिलती है और बिना किसी अधिकार या सत्ता के उन पर केवल शासन किया जाता है। अपेंडिक्स 5, असेंशियल्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर्स थिंकिंग, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म इन M.L. रंगा, एडिटेड, B.R. अम्बेडकर, पेज 146 में उद्धृत। तो डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह की तानाशाही के खिलाफ थे, फिर वो चाहे सर्वहारा के नाम पर हो, चाहे अस्पृश्यों के नाम पर ही क्यों ना हो। तो आज जो लोग मंचों से खड़े होकर कभी यूरेशिया वापस भेजने की बात करते हैं, कभी खदेड़ देने की बात करते हैं, तरह तरह की जो बेकार की बातें करते हैं, वो दरअसल डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के साथ गद्दारी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा। इनफैक्ट वो तानाशाही के बिल्कुल खिलाफ थे, फिर वो चाहे अपने ही लोग उनके क्यों ना करें। तो इस तरह के लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है हमारे लोगों को। अंबेडकर ने विभिन्न सोशलिस्ट नेताओं की बात की। इसमें राम मनोहर लोहिया, P.K. अत्रे और S.M. जोशी जैसे जाने माने लोग शामिल थे। अंबेडकर उनमें एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने की अपनी योजना के लिए समर्थन चाहते थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लिंकन अर्थात अब्राहम लिंकन की अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी और बौद्धकालीन रिपब्लिक्स यानी कि गणराज्य दोनों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था। फुटनोट 55। जे गोखले फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 217। यह नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के दर्शन की ओर लौटने की उनकी चाह को भी प्रतिबिंबित करता था। अंबेडकर निम्न जाति समूहों, मुख्य रूप से अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो तरह के उद्देश्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में सफल हो गए थे, जिससे समाज के सभी गरीब तबकों में पार्टी की पैठ बनाई जा सकती थी। बल्कि आरपीआई ने एक ऐसा कार्यक्रम भी पेश किया जिसमें जाति की धारणा वर्ग की धारणा के पीछे ओझल हो गई थी, ताकि ये पार्टी उन सभी तबकों के लिए एक संघ के रूप में अपनी पहचान बना सके जो सामाजिक हैसियत के कारण अन्याय के शिकार हैं, चाहे वे दलित हों, ओबीसी हों या आदिवासी हों। तो न केवल कास्ट बेसिस पर बल्कि सोशली एक्सक्लूड जो होते हैं उस बेसिस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एकजुट करने में सफलता पा ली। फरवरी 1957 के चुनावों से पहले एससीएफ ने जो चुनाव घोषणा पत्र निकाला उसमें भी ये संकेत दिया गया था कि वह अपना नाम बदलकर बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन रखने को तैयार है, ताकि दोनों तबकों अर्थात अनुसूचित जातियों के साथ साथ ओबीसी और आदिवासी भी को एक साझा संगठन में शामिल किया जा सके। फुटनोट 56। इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF 1957, पेज 14, अंबेडकर पेपर्स NMML सेक्शन ऑफ माइक्रोफिल्म रील नंबर 2। आरपीआई खुद को एक तरफ तो केवल अस्पृश्यों के पक्ष में और दूसरी तरफ वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में देख रही थी। यह एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश थी। साथ ही आरपीआई को उन सामाजिक समूहों के प्रवक्ता के रूप में स्थापित करने का भी था जो अपनी सामाजिक हैसियत, वेबर के शब्दों में स्टेटस ग्रुप यानी कि हैसियत समूह के कारण उत्पीड़न के शिकार थे। जनजातीय समूह और निचली जातियां जिन्हें अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों में रखा गया था। फुटनोट 58। जैसा कि गेल ओमविट कहती हैं, अंबेडकर का राजनीतिक करियर ऐसे तरीके ढूंढने पर आश्रित था जिसके माध्यम से दलित स्वायत्त ढंग से दावेदारी पेश कर सकें और साथ ही गैर ब्राह्मणों, शूद्रों, मजदूरों और किसानों के साथ टिकाऊ साझेदारी भी
विकसित कर सकें। गेल ओम्बेट, अनडूइंग द बॉन्डेज, पेज 139 एंड 140। इस तरह से आरपीआई ने वर्गीय राजनीति के मार्क्सवादी जाल में फंसे या एकल नागरिक के उदारवादी मिथक के शिकार हुए बिना अपने दायरे को अस्पृश्यों के आगे तक फैलाने का प्रयास किया। मतलब अस्पृश्य समूहों के प्रतिनिधित्व भी उन्होंने बरकरार रखे और दायरे का फैलाव भी उन्होंने लगातार जारी रखा। दलित पहचान को इस तरह क्षीण करने से पार्टी को दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन और साझेदारी बनाने का मौका मिल गया था। भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के कारण चलाए गए अभियान के तहत इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिस्सेदारी की गई। शुरुआत में अंबेडकर सीमाओं के इस पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप बॉम्बे प्रोविंस में होने वाली कांट छांट के खिलाफ थे। उनका मानना था कि गुजराती, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं बोलने वाले प्रांतों के गठन से इन राज्यों में प्रभुत्वशाली जातियों के जनसंख्या की भार विदिन ब्रैकेट और लिहाजा राजनीतिक भार में और इजाफा ही हो जाएगा। इस तरह के पुनर्निर्धारण से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लाभ मराठों को होगा और फलस्वरूप अस्पृश्यों पर उनकी जकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मराठा वहां के ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और जैसा कि बोलते हैं कि अस्पृश्यों को का सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो है वो ओबीसी वर्ग ही करते हैं। तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर के समय से ही होती चली आ रही है और डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए इस पुनर्निर्धारण का जो है विरोध कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि इससे जो है एक तबका इतना शक्तिशाली हो जाए, अस्पृश्य जो ऑलरेडी कमजोर हैं उन्हें वो और ज्यादा दबाने लगे। मगर भाषाई क्षेत्रवादी राजनीति की ताकत महाराष्ट्र में इतनी बड़ी थी कि कमोबेश अवसरवादी रुख अपनाते हुए अंबेडकर को भी इस आंदोलन में शामिल होना ही पड़ा। तो न चाहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में जो था उनके समझ के बिल्कुल उलट रुख अपना लिया गया था। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पहले ही संयुक्त महाराष्ट्र समिति के गठन के लिए नेहरू पर दबाव बनाने लगे थे, जो कि अभी भी संकुचित संप्रदायवादी भावनाओं के आधार पर शासकीय मानचित्र के पुनर्गठन के प्रति हिचकिचा रहे थे। नेहरू की राय यही थी कि राष्ट्र का निर्माण व्यक्तिगत निष्ठाओं के आधार पर ही होना चाहिए। दिल से अंबेडकर भी प्रधानमंत्री नेहरू के इस विचार से सहमत थे, परंतु नवंबर 1956 में एससीएफ की ओर से वह भी संयुक्त महाराष्ट्र समिति यानी कि एसएमएस में शामिल हो गए। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच में किस तरह के वैचारिक कोऑर्डिनेशन था, इसको लेकर रतन जी ने वीडियो बनाया है कि डॉक्टर अंबेडकर का भी मानना था कि नेहरू अपने काम करने के तरीकों में काफी ईमानदार हैं, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी ताकतें उन्हें काम करने नहीं देती ठीक से। तो ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस में आपको मिल जाएगा, जाकर क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा प्लीज। इस अनुबंध और भाषाई मापदंड के अनुसार प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए एससीएफ ने जो मदद दी उसने फरवरी 1957 के चुनावों में उसकी सफलता में काफी योगदान दिया। एससीएफ ने बॉम्बे प्रोविंस में लोकसभा की 4 सीटें, जिनमें से 2 सीटें अस्पृश्यों के लिए आरक्षित थीं, और प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 सीटें जीतीं, जिसमें से ज्यादातर बंबई में ही थीं, जहां अंबेडकर के निकट सहयोगी पीटी बोराले महापौर भी चुने गए। इन चुनावों से 3 महीने पहले अंबेडकर का देहांत हो गया था। मगर चुनावों में एससीएफ को जो सफलता मिली वह अंबेडकर की व्यवहार कुशलता के लिए मरणोपरांत श्रद्धांजलि थी। यह उनका एक ऐसा विशिष्ट गुण था जिस पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। तो आज का एपिसोड इसी नोट पर हम समाप्त करते हैं। इससे आगे थोड़ा सा मैं बढ़ नहीं पाऊंगी। गला रूंध रहा ये सोच करके जिस चीज को लेकर डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, अपनी सेहत, अपने बच्चों की कुर्बानी कर दी, अंततः जब उस लक्ष्य को उनकी पार्टी ने राजनीतिक तौर पर पा लिया तो उसे देखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर वहां मौजूद नहीं थे। तो आज का एपिसोड हम यही विराम देते हैं। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।